हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और चर्चा है पारस की। पारस की चर्चा हम इसलिए भी करना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं। अगर याद कीजिए, 1-1.5 साल पहले इस तरह की एक स्थिति आई थी जिसमें पारस पर लगातार आरोप लगे थे कि मरीज को रखा जाता है और उससे मृत्यु होने के 24 घंटे बाद बताया। आज हमारे साथ पारस की GM है, हमारे साथ मनोज कुमार जी। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और मिथिला मंच का भी बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे पास आए और हकीकत को जानने की आपने कोशिश की, क्योंकि पिछले दिन कल की जो घटना हुई है, जो वहाँ से प्रेस रिलीज एक यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिलीज किया गया है, वो बहुत ही दुखद है। क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद कोविड के समय में हमारे सारे लोग, नर्स हो, डॉक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो, सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर एक एक पेशेंट को सेवा करने की कोशिश, अपने पूरी कोशिश की। और तब जाकर के हम पूरे दरभंगा में गर्व से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रेट रिकवरी का हमारे अस्पताल का रहा। और इतने कुछ करने के बावजूद अगर इस तरह की बातें मीडिया में आती है तो थोड़ा दुख लगता है। मनोज जी, एक ही बात हम जान जाए, हमने 2 साल पहले का जिक्र करते, उस समय भी एक अफरा तफरी का माहौल कायम किया था। उस समय भी यहाँ तोड़फोड़ हो गई थी, घटना घटी थी, आरोप हमेशा लगते रहते हैं। हमने उस समय संदीप जी थे GM, उनसे हमने एक बात हुई थी और वो बात पब्लिश हुई थी कि मरीज के परिजनों को कम से कम 4 घंटे पर एक बार देखने की, जो कि पहले पारस में नहीं थी। अब क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन पारस में ये इजाजत नहीं थी। तो परिजन को ये बात नहीं मालूम होती थी, कहा था। और डॉक्टर्स का जब हमने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि जब तक उनके अगर शरीर के एक पार्ट में लगता है कि कहीं से भी कोई आस है जीने की, तो वो हम लोग करते रहते हैं वेंटिलेटर पर या फिर ICU में। इसके लिए पहले आपने एक बात पूछी कि आप पेशेंट मरीज को मिलने का समय, तो जो नॉर्मल मरीज हैं, जो हमारे नॉर्मल वार्ड्स में रहते हैं, उनको मिलने का हमने कोई समय नहीं रखा। आप जाके मिल के आ सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस हम लोग ICU में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इन्फेक्शन जोन रहते हैं, बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स वहाँ हम रखते हैं। तो अगर हर लोग आए तो वहाँ पे इन्फेक्शन की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए हमने रेस्ट्रिक्ट किया है कि वहाँ ICU में बार बार लोग ना जाएं। अगर जाएं भी तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ जाएं। और 2 समय हमने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है कि 2 बार आप जाइए, मिल करके आप 5 मिनट रहिए वहाँ, मरीज को देखिए, स्थिति जानिए और चले आइए। उसके बाद भी डॉक्टर मरीज की ब्रीफिंग पूरी तरह से देते हैं, जिसमें मरीज का हम लोग हस्ताक्षर, मरीज के जितने रिलेटिव होते हैं उनका हस्ताक्षर लेते हैं। रही बात कोविड की, तो कोविड में हम लोग खुद नहीं चाहते थे कि जितने भी मरीज हैं वो तो इन्फेक्टेड हैं ही। रेस्ट्रिक्शंस हम लोग इसलिए लगाए हुए थे कि कोविड से और लोग भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। अगर ICU में मरीज है कोविड का और वहां हम लोग खुला लोगों को जाने देते तो उनकी लाइफ ज्यादा थ्रेट हो जाती। इसलिए हमने भी वो रेस्ट्रिक्शंस बांध के रखी थी और अभी भी बांध करके रखी हुई है। लेकिन जो लोग वार्ड में हैं उनसे हम लोग को आराम से मिलने दिया जाता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। मुझे एक प्रॉब्लम ये भी है, देखा जाता है कि पारस जैसे हॉस्पिटल में सब कुछ पार्शियलिटी रहती है, जी बताया जाता है। इस बीच में जब से आप आए, क्या क्या देखने को मिला? हमने बहुत सारी चीजें देखी। पारस हमेशा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो हमारे चेयरमैन हैं, वो उनका जो सेवा भाव है कि मरीज की सेवा ही हमारा धर्म है। अगर मरीज की सेवा करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मरीज की सेवा करें और सेवा से ही आगे बढ़े। तो जब से मैं यहाँ जनवरी से ज्वाइन किया हूँ, हमारा बस एक ही मकसद होता है कि कितनी अच्छी हम अपनी सेवाएं दें मरीज को, और केयर पार्ट को हम लोग बहुत ही अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि हमारा स्टैंडर्ड पहले ही से था, उसको थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा रहे हैं। हम बता दें कि दरभंगा DMC से संबंध 16 निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम को दिया गया था। इसमें 4 हॉस्पिटल ऐसे थे जहां कोरोना पीरियड में लगातार हम नजर रख रहे थे कि कम से कम पारस, RB मेमोरियल, IB स्मृति और एक बेता का, ये 4 ऐसे हॉस्पिटल थे जिस पर प्रशासन का ज्यादा दबाव था। हर व्यक्ति एक ICU की मांग किया करता था। उस समय प्रशासन का भी कभी दबाव बड़ा होगा कि एक ICU की मांग कर रहे थे, वेंटिलेटर चाहिए, आपके पास था नहीं, तो क्या लगता है कि उस समय किस तरह चला? स्टार्टिंग में हम लोग सोचे कि 3 या 4 वेंटिलेटर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन जब हम देखने लगे कि मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा आ रहा है और हमारे ऊपर दबाव बहुत बढ़ने लगा,
तो हमने धीरे धीरे अपनी वेंटिलेटर की संख्या 7 से 9 तक कर दी। अब हमारी भी लिमिटेशंस थे कि हम उतने बेड से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन भी हम लोगों को देखना था, अपना मैन पावर भी देखना था और अपना केयर पार्ट भी देखना। सिर्फ हम पेशेंट भरने के लिए हॉस्पिटल नहीं बना रहे थे, चला रहे थे, हम देख रहे थे कि जो पेशेंट हमारे पास आए वो अच्छी तरह से ट्रीट हो और ट्रीट होकर रिकवर होकर के अपने घर जाए। तो प्रेशर तो बहुत था, लेकिन हमने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया। हमारे लोग, जितने लोग भी इन्वॉल्व थे, अभी भी हैं, अभी भी हमारे पास 10 पेशेंट्स हैं, आप चल करके देखिए उनकी कैसी केयर हो रही है। तो प्रेशर बहुत था, क्योंकि जो कोई भी पेशेंट नहीं लेता था पूरा दरभंगा या मधुबनी से, वो हम लोग पेशेंट को लेते थे। हम लोग किसी पेशेंट को रिफ्यूज नहीं करना चाहते थे। अगर हमारे पास बेड नहीं होता था तब जाकर के हम लोग बोलते थे कि हमारे पास बेड नहीं है, कल अगर खाली होगा तो हम आपको पहला प्रेफरेंस देंगे। मनोज जी, एक चीज था कि 3 ADM की निगरानी में चलता था ये निजी नर्सिंग होम की। सरकार और जिला प्रशासन ने दर तय कर दिए थे, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन के, सब कुछ कर दिए थे और निगरानी भी रखी जा रही थी। फिर ये मामला कहाँ से उठा, कितने पैसे लिए जाते हैं, इसके अलावा कितने लिए गए, ये मामला कहाँ से उठा? हमारे पास जो सिस्टम में है, हम चूंकि कॉर्पोरेट हैं, हम अलग अलग सिस्टम नहीं बना सकते हैं। हमारा एक ही सिस्टम होता है, या तो आप किसी फ्लोर पे चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट चले जाइए, उसकी एक ही आईडी क्रिएट होती है। अगर आपको एक निडिल चाहिए तो उसी के आईडी में जाएगी। तो हम लोग एक रनिंग बिल रखते हैं, तो पेशेंट का एक रनिंग बिल चलता है और जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसका पैकेज हम लोग लास्ट में चल के कन्वर्ट करते हैं। हम लोग इसलिए रनिंग बिल, हम लोग इतने पारदर्शी लोग हैं कि हम लोग रनिंग बिल भी पेशेंट को देते हैं कि आप देखिए कि आपके पेशेंट पे क्या क्या यूज हुआ है। लेकिन जब पेशेंट डिस्चार्ज होने जाता है तो वो सारी चीजें उसके बिल से हट जाती हैं। वो जो रनिंग बिल है वो हमारा इंटरनल ऑडिट के लिए होता है, और इंटरनल ऑडिट में हम ये देखना चाहते हैं कि पेशेंट पे कितना यूज हुआ और हमारे स्टॉक में कितना है, क्योंकि हम सिस्टम से जनरेट होते हैं और सारी चीज सिस्टम से निकलती है। तो जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स फिक्स किया है, हम बिल्कुल उस नॉर्म्स पे हैं और उसी के अनुसार हमने बिलिंग की है। जांच में कहां इधर नहीं, तो एडीएम स्तर से जांच की अधिकारी, उन लोगों ने क्या देखा, क्या पाया, फिर कार्रवाई की बात क्यों की गई? हम लोगों ने उनको सारी चीजें बताई, जितने 3-4 लोग थे सारे लोगों को हर चीज बताई गई कि यह हमारा प्रोविजनल बिल है, ओरिजिनल बिल नहीं है, फाइनल बिल नहीं है। उन लोगों को यह भी बताया गया कि पेशेंट का RT-PCR भी हुआ है। हमारा चूंकि NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल है, इसलिए NABH का हम लोग चार्ज ले रहे हैं। बट हमें नहीं पता कि आखिर क्यों ऐसा हुआ और ऐसी गलती कैसे हो गई। क्या आपने पक्ष रखा डीएम से मिल करके, या फिर जो अधिकारी उनके पास पक्ष रखा आपने? हम लोगों को कोई खबर ही नहीं मिली। वो लोग आए यहाँ हमारे साथ बैठ करके सारी बातें हुई और यहाँ से वो टीम चली गई। टीम जाकर के कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब रिलीज किए, तब हम लोग को उनके माध्यम से पता चला कि ये प्रेस रिलीज है और ये उनकी फाइंडिंग है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट वो अपनी फाइंडिंग हमारे पास भेजते, हमसे पूछते, उसके बाद वो प्रेस में डालते तो थोड़ा अच्छा रहता, क्योंकि इतना सेवा भाव के बावजूद अगर हमें ऐसी चीजों से गुजरना पड़ रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। अच्छा मनोज जी, एक चीज और भी एक बात है, आपके जो कहा जाता था, आरोप ये भी लग रहे थे कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उस समय वो आपके हॉस्पिटल में नहीं था, कई लोग बाहर से मंगा के लाए। यहाँ तक कि जो एक हेडक्वार्टर DSP की वाइफ भी आपके यहाँ एक्सपेक्ट की गई थी, उन्होंने भी बाहर से खरीद करके लाया तब जा करके। और तो ये आरोप लग रहे हैं, पैसा की 1-2 परिजन ने, कई लोगों ने लगाया। तो आखिर वास्तविक स्थिति क्या था कि आने वाले समय में मरीज और परिजन को ये मालूम हो जाए कि पारस हॉस्पिटल पूरी पारदर्शिता के साथ उनका इलाज कर। गवर्नमेंट का ये नॉर्म्स हो गया है, पिछले मुझे लगता है कि 1 महीने से ये नॉर्म बना दिया गवर्नमेंट ने कि जो भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन होगा उसकी एक साइट बनी, रेमडेसिविर का एक ग्रुप बना पूरे दरभंगा की, और वो लोग डिसाइड करते थे। हम लोग उस साइट पे अपने पेशेंट्स के डिटेल डालते थे। डिटेल डालने के बाद हम लोगों को फिर शाम में जाकर के उतने वाइल्स, जितनी वाइल्स हम लोग डालते थे उतनी वाइल्स हमें कभी नहीं मिलती थी, और जिस पेशेंट के नाम पे हमने लिया उसी पेशेंट को हम लोग वो दे सकते हैं। इतनी क्राइटेरिया फिक्स थी कि अगर कोई मेरे सामने कोई पेशेंट क्रिटिकल हो रहा है तो हम वो रेमडेसिविर जो दूसरे पेशेंट के लिए हुआ है हम उस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। इस कारण हमें बहुत सिचुएशन बहुत टफ रहा। क्या सिविल सर्जन स्तर से आपके यहाँ प्रॉब्लम, क्योंकि सिविल सर्जन के ऑफिस में साइड से ही आपको करना पड़ता था, तो रेमडेसिविर नहीं मिल पाता था, क्या आपके साथ पारदर्शिता नहीं अपनाएंगे या फिर आपको रखा गया अलग? नहीं, मुझे लगता है कि पारदर्शिता तो रही, बट उनके साथ भी हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि उनके पास इतनी क्वांटिटी में ना आ रही हो जो हमें सारी इतने से, बिकॉज हम दरभंगा में बहुत सारे हॉस्पिटल। अच्छा मनोज जी, ये कितने केसेस आपके यहाँ आपके आकलन किया होगा, कितने केसेस अभी तक इस दरमियान कोरोना संक्रमण के दौरान भर्ती हुए, कितने इलाज से ठीक हो गए और कितने की मृत्यु हुई?
लगभग हमारे पास 150 के आसपास पेशेंट, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग 150 के आसपास हमारे पेशेंट्स अभी तक एडमिट हुए हैं इस कोरोना काल में, जिसमें से 70% लोग, 75% लोग स्वस्थ होकर के यहाँ से गए हैं। तो बहुत ही ये अच्छा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि दरभंगा में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, अगर अच्छी तरह से जांच की जाए तो ये आंकड़ा दूसरे अस्पताल से बहुत बेहतर है और बहुत आगे है। अच्छा मनोज जी, प्रशासन के द्वारा किस कार्रवाई की बात की गई? क्या आपसे बात किया गया है कि हाँ आपका हो सकता है जो विजय सिंह नामक वो जो पेशेंट था उसको पेमेंट वापस करने की बात की गई हुई, किस तरह के आपके साथ कार्रवाई की बात की गई है? अभी तक आज के डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें न तो कोई लेटर आया है और ना ही किसी ने हमें कॉल किया है। कोई ऐसा ऑफिशियल इंटीमेशन हमारे पास नहीं आया है। हमें उनके प्रेस रिलीज से पता चला है कि ये सारी चीजें। और परिजन जो विजय सिंह, उनसे बात हुई है आपकी? उन लोगों के साथ कांटेक्ट में है या उन लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया है? नहीं, किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। हम लोग उस दिन जिस दिन बॉडी उनको ले जानी थी, उस बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि भाई बॉडी आप रोक करके रखे हो। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो चूंकि हम लोग बॉडी, आज तक इतने सारे मरीजों की दुखद मृत्यु हुई, हम लोग किसी का बॉडी नहीं रोका, पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग उनको कम से कम 10 से 12 बार मैंने खुद कॉल किया। जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं गौरव जी, उनसे भी मेरी बात हुई कि आप प्लीज हेल्प कीजिए कि बॉडी यहाँ से ले जाए, क्योंकि मेरे पास मॉर्चरी नहीं है। अगर बॉडी ज्यादा देर तक रहेगी तो उसमें गंध आ सकती है, या तो आप बीएमसी शिफ्ट करा दीजिए या कहीं और कराने का व्यवस्था कीजिए। तो जो ये एलिगेशंस लगा है कि हम लोगों ने बॉडी रोक करके रखा, वो बेहद दुखद है। उस समय पेमेंट के लिए क्या हुआ? फिर पेमेंट जो बाकी कहा जा रहा था तो आपने क्या किया उस समय? जो पेमेंट के लिए चल रही थी कि बॉडी रोका गया है, तो आपने क्या किया उस समय जो सूचना मिली? मैंने तुरंत अपने अकाउंट्स में, हमारे जो बिलिंग डिपार्टमेंट, मैंने उनसे बात की तो उन लोगों ने बोला कि सर हम लोग पेमेंट के लिए कभी किसी बॉडी को नहीं रोका है। हम लोग तो उनको खुद कॉल कर रहे हैं कि आप बॉडी को लेकर कितने पेमेंट के उनके कितने पेमेंट थे उनके? लगभग 2,30,000 के आसपास उनका पेमेंट था। उसमें भी मैंने बोला कि अगर उनके पास कुछ पैसे न हो तो उनको छोड़ो और बॉडी को एटलीस्ट ले जाने दो। कितने पैसे उन्होंने पे किए थे? बिल मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। तो बाकी कितने थे? ये तो अप्रॉक्स बाकी लगभग 8-10 हजार रुपए थे सर, जिसके लिए उन लोगों ने, वो लोग ऐसा कुछ कर रहे थे कि मुझे समझ से परे है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे। टोटल बिल उनका था सर 2,38,000, 2,30,000 वो लोग 2 लाख कुछ, हमने उनमें 7,536 रुपए उनको डिस्काउंट भी दे दिया। हमने बोला कि अब आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज बॉडी को यहाँ से जल्दी ले जाइए। तब जाकर के हमारे कहने के बावजूद, गौरव जी जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, उनके कहने के बावजूद लगभग 3 घंटे के बाद तब बॉडी यहाँ से गई है। तो फिर क्या लगता है अफवाह कैसे फैली? किस तरह के उस समय क्या? हमें नहीं पता है कि सर कि हमारे अस्पताल को कुछ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या कुछ ऐसा अफवाह फैलाया जाए जिससे कि हमारे जो ब्रांड है उस पर कुछ डेंट लगे, लेकिन ये अफवाह सच नहीं है। और तो हम बता दें, पारस हॉस्पिटल पर कई बार आरोप लगे। आप देख चुके होंगे, मिथिला मस्ट न्यूज ने पहले भी दिखाया था, जब 2 दिन के लिए पारस यहाँ बंद हो गया था, उस समय कई बुद्धिजीवियों ने, कई लोगों ने यह भी कहा था कि एक बड़ा कॉरपोरेट यहाँ पर आया हुआ है और इससे लोग जो पटना और बाहर जाते हैं इलाज करने के लिए, उन लोगों की जिंदगी दरभंगा में बचाई जा सकती है। उस समय दरभंगा के वरीय डॉक्टर भी इस पारस हॉस्पिटल में काट सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलती गई। अगर 3 वर्षों में देखें तो जितने भी दरभंगा के बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने अपने क्लिनिक वापस लौट गए। यहाँ उस समय 1 साल पहले पारस को बाहर से कई डॉक्टरों को यहाँ लाना पड़ा, चाहे नीडो हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे अलग। तो आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है मनोज जी, क्योंकि आप यहाँ आए, आप यहाँ की राजनीति जानते हैं और आपने ये बात एक्सेप्ट भी किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो पारस को बदनाम करना चाहते हैं, तो किस तरह आप संभालेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्टर थे जो यहाँ पर थे, अब वो यहाँ नहीं है। और ये भी आरोप लगा रहे हैं वो सभी डॉक्टर कि पहले जो डॉक्टर थे वो क्वालिटी वाले थे, जिनके पास आइडिया था, जिनके पास एक्सपीरियंस था, वो अब नहीं। अब बाहर से अनएक्सपीरियंस डॉक्टर को लाया जा रहा है पारस में, जिससे इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। डॉक्टर की बात करिए आपने, हमारे पास आज भी जेपी कर्ण जी हैं जो पूरे रीजन का सबसे अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है। हमारे पास न्यूरोसर्जन हैं डॉक्टर कनिष्क परमार, जिनकी एफिशिएंसी केसेस की मुझे लगता है कि 99% से ज़्यादा है। हमारे पास एक ही पल्मोनोलॉजिस्ट है पूरे रीजन में, डॉक्टर मकसूद आलम, जो हमारे अस्पताल में काम कर रहे हैं। हमारे पास न्यूरोफिजिशियन है डॉक्टर यासीन, जो कि इतने मशहूर हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास मशहूर डॉक्टर्स नहीं हैं। हम अपना केयर में विश्वास रखते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट में विश्वास रखते हैं, पेशेंट रिकवर होकर के अपने घर जाए, जितनी जल्दी चला जाए हम उसमें विश्वास रखते हैं।
और आगे आगे कुछ दिनों में मुझे लगता है कि वो जो मिथ था लोगों में कि यहाँ से बड़े डॉक्टर्स चले गए इसलिए ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो मिथ भी टूट जाएगा। पहले सुबह 8 बजे आउटडोर में मुफ्त में डॉक्टर जो इलाज किए जाते थे मरीजों की, ये एक प्रोसेस फिर कई तरह के। तो आप अपने रीजन में कौन सी नई योजनाएं लेकर के आए हैं जो पूरे दरभंगा के क्षेत्र रीजन में, दरभंगा नहीं उत्तर बिहार के, जो कि कई सहरसा पूर्णिया से भी यहाँ ले जाते हैं, उन लोगों के लिए, या फिर अब आपके रीजन में क्या आप कुछ बेनिफिट दे रहे हैं? हम लोग ऐसे भी बहुत सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे ऑर्थो की हमने ओपीडी फ्री ओपीडी करा रहे हैं, ऑर्थो की ओपीडी इस वीक में फ्राइडे सैटरडे को। तो हम लोग गरीब लोगों को देखते हुए, मान ली न्यूरो सर्जरी का केस है, न्यूरो फिजिशियंस के हैं, तो हम लोग फ्री ओपीडी महीने में कम से कम 5 या 6 रख रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज ऑन रोटेशन, ताकि जो लोग उतने कैपेबल नहीं है वो आए और इसका लाभ उठाएं। सुबह में पार्क एक्टिविटीज कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे बुजुर्ग लोग पार्क में जाते हैं, वहाँ पे अपना कसरत वगैरह करते हैं, उनके लिए ईसीजी की व्यवस्था करा रहे हैं, उनका ब्लड शुगर हो जाए, उनका बीपी चेकअप हो जाए, ये सारी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं और कर भी रहे हैं, ताकि दरभंगा और इस रीजन के लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो हम बता दें, लगातार हम पारस का पक्ष जानने के लिए यहाँ पहुंचे, क्योंकि आप खबर देख रहे हैं। कल हमने भी बनाया था कि दरभंगा जिला प्रशासन की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया था बड़ी कार्रवाई होगी, उस लेकर के। इसके अलावा पारस पर और भी कितने आरोप कई बार लग चुके हैं। ये पक्ष जानना जनता के बीच काफी आवश्यक होता है कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उस पर का तथ्य है। ये हो सकता है कि बड़े, जब हमने कई डॉक्टर से बात की, तो जब किसी मरीज का इलाज होता है उस क्रम में छोटी बड़ी गलतियां होती हैं। तो इस परिस्थिति में एक कॉरपोरेट जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, जिससे काफी स्टार्टिंग में लोगों को आस थी, यहाँ तक कि कई ऐसे बड़े डॉक्टर का यहाँ इलाज हो चुका है, बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता, उनके माता का भी इलाज हो चुका है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वहां से हमें। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ एक बार फिर मनोज कुमार जी के नेतृत्व में हमें लगता है कि एक बार पारस फिर पुरानी स्थिति को लौटेगा, जो आज से 3 वर्ष पहले जो आशा की किरण लोगों में जगाई गई थी। धन्यवाद। धन्यवाद, और आपको मिथिला मंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे तक आए और हमारा पक्ष जानने का कोशिश की। इसके लिए आपको और आपके सारे लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद।